hope inshallah you would enjoy the session and we'll be having a good learning. Meanwhile, Miss Salina, I would request to please keep an eye on the mics so that the session is not disturbed, because I will be focusing on the slides. ठीक है मैम. Hello. Should we proceed, Miss Alina? Hello, Miss Alina, can you listen to me? Yes, you can proceed, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. Well, ladies and gentlemen, I hope most of the participants are from the teaching and learning background. So for that, we'll be focusing on the teachers, and what teachers are concerned with is primarily the learning, right? And अभी तक जो कोर्स में आप लोगों ने लर्न भी किया है, that is also mostly related to the education background and teaching and learning. और सर नवीद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें एजुकेशन के रिलेटेड और टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड आपसे की होंगी. So with me, I have just shared this one quote, that is, learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners. आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. बुनियादी तौर पे तो हमें पहले ये गौर करना होता है कि लर्निंग क्या है, कि इंसान सीखता कैसे है. ठीक है, तो लर्निंग हम एसोसिएट करते हैं ज्यादातर अपने क्लासरूम्स के साथ. ठीक है, तो क्लासरूम्स में बच्चे होते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं, एंड हम ये समझते हैं कि टीचर्स आर बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग इज अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट द टीचर्स आर टीचिंग, राइट? But actually, learning is not the product of teaching. I mean, it's not the effort of the teachers. More than that is learning the product of the activity of learners. Now, you'll question that how the teacher's teaching is not that much impacting students' learning. Definitely, it has its own impact. Without teachers teaching, तो हो नहीं सकती. लेकिन teachers तो पढ़ा रहा होता है क्लास में, तो क्या learning 100% हो रही होती है या 100% नहीं हो रही होती है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स. तो लर्निंग होती कैसे है? एक्चुअली लर्निंग जो लर्नर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी की जो प्रोडक्ट है वो लर्निंग होती है. इसी थीम को फोकस करते हुए हम इंशाल्लाह इस सेशन को करेंगे. आवाज ऊंची करें इसकी. आपको आवाज नहीं आ रही? जी जी आ रही है. अच्छा, ठीक है. So today's session would be on active learning, creating thinkers, not just learners. ठीक है, ऐसे लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे जिससे हम थिंकर्स पैदा कर सकें, ऐसे लोग जो समझने बूझने के काबिल हों और अपनी लर्निंग को अपनी एक्चुअल जो जिंदगी है उसमें लागू कर सकें. ठीक है, तो the objectives for this session would be to understand the principles and benefits of active learning, then relate the key learning theories to active learning, identify and address common misconceptions about the active learning, and then हम कुछ बात करेंगे कि बहुत सारी कुछ जो एक्टिविटीज हैं एक्टिव लर्निंग के रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हुए फिर कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ एक्टिव लर्निंग की एक्टिविटीज जो हैं वो डिजाइन कर सकें रिगार्डिंग और सब्जेक्ट और इन द क्लास. ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि हम एक्टिव लर्निंग को समझें, उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करें, और फिर ये देखें कि कौन सी थियरीज ऐसी हैं जिसके बेस पे हम एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं. व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द एक्टिव लर्निंग? और कुछ जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं एक्टिव लर्निंग को लेके, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नॉट दैट मच मॉडर्न, बट इन पाकिस्तान एटलीस्ट हम अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट डेकेड और सो. ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं. पहली बात तो ये है कि एक्टिव लर्निंग क्या है. Theory that derives from two basic assumptions. ये एक्टिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है बेसिकली दो चीजों से. पहली बात तो ये है कि लर्निंग इज बाय नेचर एन एक्टिव प्रोसेस, एक एक्टिव कोशिश है, एक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, द लर्नर जो लर्निंग कर रहा है उसके पार्ट पे जो एक्टिव इंडेवर है, दैट इज
basic assumption for the active learning. And secondly, different people learn in different ways. हमने ये समझना है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते. Not all the students are the same. ठीक है, हर बच्चा अपने अंदर एक अपनी दुनिया रखता है. ठीक है, people are never the same. तो इन दोनों कोर कॉन्सेप्ट से डिराइव हुआ है हमारा एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट. And then appropriate combination of different teaching strategies promotes effective learning among students. अब यहाँ पे बहुत दफा हम ये सुन रहे होते हैं कि क्लास में सारे जो बच्चे हैं वो एक बच्चा तो 90% स्कोर कर रहा है, दूसरा 60% पे क्यों है, हालांकि सेम टीचर ने पढ़ाया है, हालांकि सेम कंटेंट उसने पढ़ा है. ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि वन साइज विल नेवर फिट ऑल. यहाँ पे हम एक जो स्ट्रेटेजी है वो सब बच्चों पे एक तरह से लागू हम कर ही नहीं सकते. ठीक है, सो कमिंग टुवर्ड्स द एक्टिव लर्निंग, तो पहले मैं आपसे जरा थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा कि एक्टिव लर्निंग अगर आपने पहले सुना है तो एक्टिव लर्निंग के सुनते ही आपके माइंड में कौन सा वर्ड आता है. जस्ट राइट वन वर्ड इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई शुड नो कि आपका कॉन्सेप्ट एक्टिव लर्निंग के बारे में क्या है. Gee, I want you to write only one word in the comment section. Yes, okay. Creative, good. Creativity होनी चाहिए, ठीक है. Participation, very good, excellent. And then someone is saying attention, definitely attention. And again attention, it's mean कि ये ज़्यादा important है. In which all the students they participate. Engagement, wonderful, that is good, excellent. And focused, of course, focused. Students participation, involvement, again creativity. Holistic, mean holistic development. And individual focused, very good. Involvement, engagement, brilliant. Active participation in activities. Exactly, exploration, eagerness, and activity based. Most of the time we get this idea कि लोग समझते हैं कि activity based जो भी चीज है that is called the active learning. Wonderful, thank you very much. Let's come back to the slides. And what does our slide says? Active learning क्या है? Basically it's a student centered process. जहाँ भी teaching learning का process होगा, चाहे वो inside the classroom है या वो outside the classroom, it must be student centered. Because if you are a teacher and you are teaching to your class, तो आपको आता है student, आपका मकसद क्या है? सिखाना कि student चीज सीख ले, चाहे वो काम है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे कुछ और इंफॉर्मेशन. सेंटर्ड प्रोसेस. पेपर भी बच्चों ने देना है, एग्जाम जो है वो भी बच्चों ने देना है, उस चीज को लर्न भी बच्चों ने करना है, तो फिर एक्टिविटी भी उनके ही अराउंड होनी चाहिए. इट शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट. सेकेंडली, एक्टिव लर्निंग में लर्नर्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस. जैसे आप लोगों ने कहा कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. ऑफ कोर्स लर्नर्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस, कि जो लर्निंग हो रही है उसमें लर्नर्स की पार्टिसिपेशन कितनी है. क्या वो सिर्फ पैसिव प्रोसेस है ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर? क्या वो स्टूडेंट सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, या स्टूडेंट एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली उस नॉलेज को समझने के लिए वो खुद एफर्ट कर रहा है और उसका जो माइंड है वो एक्टिव है. देन इज एक्टिव लर्निंग इज ऑलवेज बिल्डिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज. हर बच्चा अपने पास कुछ ना कुछ नॉलेज रखता है. हमारी बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर द ब्लैंक स्लेट्स. Sir, students are never the blank slates. ठीक है? Students are never the empty vessels. Students do have some information, some knowledge and skills with them. Even कि अगर वो प्री स्कूल का बच्चा ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ है, वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं है. ठीक है, तो उसके पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, एक बेस्ट टीचर जो होता है वो पहले उस लेवल को जांचने की कोशिश करता है कि इस बच्चे के पास ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन कितनी है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए ही मेक्स हिम और शी मेक्स हिम कि वो अपनी लर्निंग को मजीद एनहांस करे, तब जाके एक्चुअल लर्निंग होती है. ठीक है. Another thing is active learning focuses on how students learn and not on what they learn.
इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उस पे गौर करना है कि बच्चे इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज कैसे करते हैं, बच्चे उस नॉलेज को समझते कैसे हैं, उसकी मीनिंग कैसे बनाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन वंस यू शेयर विद देम, तो उस इंफॉर्मेशन को वो अपनी जो कॉग्निटिव उनका स्कीमाटा है उसका हिस्सा कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा वो जैसे लर्न करते हैं वो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें वो समझ आएगा कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनकी एज के अकॉर्डिंगली, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हम उनके लिए कोई भी कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। फर्दरमोर एक्टिव लर्निंग में लर्नर स्टार्ट टू रिलाई मोर ऑन देमसेल्फ। जब बच्चों को ये रियलाइज होता है कि लर्निंग मैंने करनी है, मैंने ही इसकी मीनिंग डेवलप करनी है, और वो उसमें एक्टिवली एंगेज होगा, तो फिर वो टीचर से ज्यादा अपने ऊपर रिलाई करेगा, वो अपने स्किल्स पे रिलाई करेगा, एंड ही विल ट्राई एंड शी विल ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट। ठीक है, जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं वो उसकी मीनिंग खुद बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह दे आर मोर एंगेज्ड एंड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। इसी से ही उनको कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज एक दफा जब बच्चा एक काम करने के काबिल होता है तो उसका ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब वो उस तरह के किसी और टास्क में एंगेज होगा तो फिर भी वो उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, वो टीचर्स की तरफ नहीं देखेगा, वो बड़ों की तरफ नहीं देखेगा कि ये मुझे बताएंगे तो मैं इस तरह करूंगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो खुद से काम करने लग जाता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। In active learning, students they become more curious about what they learn. Like जब आप उनको एक्टिव करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो फिर वो ये देखते हैं कि हम ये क्या लर्न कर रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, और वो तब होगा जब हम टीचर्स की तरह वो टास्क जो है वो उनके डेली लाइफ से उसको रिलेट करेंगे, उसको मीनिंगफुल उसके लिए बनाएंगे। देन इट विल बिकम एन एक्टिव लर्निंग। एंड देन एट द एंड the students start seeking answers for themselves. मतलब बच्चों की जो क्यूरियोसिटी आपने डेवलप कर दी है, उसके बाद वो ये आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये हम क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या फायदा है, ये क्या चीज है, या कोई मशीन है तो ये वर्क कैसे करती है। और जब बच्चा एक्सप्लोर करता है, यही वो टाइम होता है कि वो लर्न करता है, और यही वो लर्निंग है जो उसके साथ फिर हमेशा के लिए चलती है और वो स्टिक कर जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन वी कैन गो फर्दर। जी, इफ इट इज क्लियर देन यू कैन शो मी थंब अप। सर एक क्वेश्चन है इसमें छोटा सा एक। जी प्लीज। सर एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेशन, या एट द एंड ऑफ द सेशन ही स्टूडेंट जज करना ऐसे जरूरी है कि स्टूडेंट, हमें पता लग जाए कि भाई स्टूडेंट ने लर्न कर लिया है। तो ड्यूरिंग द सेशन हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन? वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जुनैद खान। द थिंग इज कि जब आप कोई सेशन करते हो तो पहले आप ये देखते हो कि इसमें बच्चों के लिए है क्या। अगर आपने सिर्फ लेक्चर प्लान किया हुआ है और आप समझते हैं कि जी मैं सारा लेक्चर पहले डिलीवर करूंगा उसके बाद देखूंगा, तो आपने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। वो तो आपके पार्ट पे चल रहा है कि आप जो बता रहे हैं बच्चे पैसिवली उसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जज करते हैं कि इनको कितना आया कितना नहीं आया। अगेन दैट यू आर जजिंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट। ठीक है जी, आप उसमें एक्टिव जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो तो बीच में आप कर नहीं रहे। लेकिन अगर आपने क्रिटिकली प्लान किया हुआ है बच्चों के लिए कि एक टास्क है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी आपकी क्लास की बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की क्लास है, उसमें आपने बच्चों को एक सर्किट सिखाना है। तो अब सर्किट सिखाने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप उनको डायग्राम शो कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको कोई वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चों को, क्योंकि आपके पास बच्चे बड़े हैं वो पढ़ लिख सकते हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप्स में और उनको डायग्राम दे दें कि इसको एक्सप्लोर करें खुद से। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि बच्चे आपको शेयर करेंगे और वो बड़े इन्हमाक से उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको बता रही होगी कि बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं है। ठीक है, इस तरह फिर जब आप उसकी एंड पे जजमेंट कर रहे होंगे या साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वो आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना एक्टिवली इन्वॉल्व था और उसने कितना इस चीज को ग्रैब किया है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस। यस सर, थैंक यू सो मच। मतलब कि हमें अपना जो लेक्चर है उसे डिवाइड करना चाहिए इन डिफरेंट पार्ट्स, और उसके बाद साथ साथ असेसमेंट भी उनकी होनी चाहिए, तब जाके हमें पता लगेगा कि एक्टिव लर्निंग हो रही है। थैंक यू सो मच सर। Exactly, Junaid. This is regarding not only the lecture.
इट्स अबाउट एवरी एक्टिविटी ऑफ योर सेशन, ठीक है। उस सेशन में अगर आप डेफिनेटली टीचर ने बोलना होता है, वो बोलने को हम लेक्चर ही कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि इस चीज पे हम गौर करें कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व कितना है, बच्चा एक्टिवली उस चीज से मीनिंग किस तरह बना रहा है, उस चीज को खुद इंटरनलाइज कितना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो ही बातें हैं, या तो बच्चा खुद कर रहा है एक्टिवली इन्वॉल्व होके, ही इज मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट, और या उसको उस्ताद करवा के दे रहा है। इंशाल्लाह अगले में कुछ एक्टिविटीज मैंने प्लान की भी है, जो एक्टिव लर्निंग की है वो आप साथ शेयर करूंगा, तो मजीद भी ये क्लैरिटी आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी मैं एक दो चीजें आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा रिलेटेड टू लर्निंग, कि हमें ये पता हो कि लर्निंग होती कैसे है, और लर्निंग के बारे में लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी हुई हैं। वो थ्योरीज हम इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका जस्ट एक टच आपको देता हुआ चलूंगा, सो दैट कि हम एक्टिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको थ्योरी से लिंक कर सके कि ये बेस्ड किस थ्योरी पे है। जैसे हमने कहा कि स्टार्ट ऑफ दिस जो सेशन था उसमें हमने कहा दो चीजें हैं कि लर्निंग इज बाय नेचर एन एक्टिव एंडेवर एंड डिफरेंट पीपल लर्न इन डिफरेंट वेज। तो ये भी इसका थ्योरेटिकल जो बेस है इससे डिराइव्ड है। लेकिन आगे मैं आपको दो तीन थ्योरीज हैं उनकी सिर्फ झलक एक करता हूं, ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो कि लोगों ने लर्निंग के बारे में क्या कहा, और हमारी जो ये एक्टिव लर्निंग की जो अप्रोच है वो किस थ्योरी से अलाइन है, ठीक है जी। सो लर्निंग के बारे में हमारे पास यूजुअली 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा नोन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट बिहेवियरिज्म है, सेकंड इज कॉग्निटिविज्म है, और थर्ड हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म जो था वो सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, एंड जिन लोगों ने बीएड किया है डेफिनेटली उन्होंने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी के लोगों को इसका बड़ा अच्छी तरह पता है। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बहुत पुराना है, और इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन मैक्सिम था वो था लोगों की बिहेवियर पे फोकस करना, बिकॉज वो ये चाहते थे कि अगर हमने बच्चे में कोई बिहेवियर डेवलप करना है या हमने किसी बच्चे का बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर डिफरेंट टाइप की चीजें वो करते थे, लेकिन प्राइमरीली बिहेवियरिस्ट जो लोग थे वो लोगों की ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करते थे कि ये किस तरह से चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग। अब ये कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि किस तरह उसको, बच्चे को, बंदे को, या वो जो आपका ऑर्गेनिज्म है चाहे वो एनिमल है, उसको रिक्वायर्ड जो हमारा डिजायर्ड जो बिहेवियर है उसका आदि किस तरह बनाया जाए, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिहेवियर है कि हम चाहते हैं कि बच्चे खड़े हो जाएं अपनी सीट पे जब उस्ताद क्लास के अंदर आए, ठीक है। दिस इज अ डिजायर्ड बिहेवियर। तो बच्चे जब स्कूल में नए आते हैं तो वो खुद से तो नहीं खड़े होते। अब इस बिहेवियर को कैसे सिखाया जाए? जाहिर है अब इसके सिखाने के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, क्योंकि ये एक बिहेवियर है, एक अमल है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व होता है कि क्लास में टीचर आया, बच्चे सारे खड़े हो गए, ठीक है। इस अमल को दोहराने, इस अमल को अचीव करने के लिए हम उसको बार बार दोहराएंगे, रिपीटेशन करेंगे, ड्रिल करेंगे, बच्चों को ब्रीफ करेंगे, फिर उनको कंडीशन करेंगे। कंडीशन का मतलब ये कि उनको आदी करेंगे, ठीक है। तो उस आदी करने के लिए या तो हम उनको रिवॉर्ड देंगे, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है, इस तरह रीइंफोर्समेंट करेंगे, और या फिर पनिशमेंट करेंगे, और या उस आदत को किसी चीज के साथ एसोसिएट करेंगे कि जैसे ही टीचर आए बच्चा सारा ऑटोमेटिकली वो खड़ा हो जाए, तो हैबिट बन जाएगी उसकी। हैबिट क्या होती है? बिहेवियर्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। नेक्स्ट क्या है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल इन शेपिंग बिहेवियर। अब जाहिर बात है हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर आप एक अच्छा काम करते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसका आपको अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, तो आपकी वो आदत पक्की होती जाती है। लेकिन अगर आप कोई हरकत ऐसी करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जो नापसंदीदा है, ठीक है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं होगा, दैट वुड नॉट बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि वो एक पनिशमेंट की सीन में आएगा और आपका जो बिहेवियर है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। या आप किसी और का जो बिहेवियर है, यू विल स्टॉप दैट, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। और नेक्स्ट जो था कि जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के जो स्कॉलर्स थे, जो उनके बड़े बड़े नाम हैं, वो समझते हैं कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड थ्रू रिपीटेड एक्शंस, कि एक इंसान का जो एक एक्शन है वो इतना रिपीट आप कर दें कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब जैसे हम बहुत दफा यहाँ पे आजकल जल्जले आ रहे हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो जैसे जल्जला आता है हमने एक, हमारे माइंड ने एक चीज क्लियरली डिफाइन कर ली कि यू हैव टू रन, ठीक है, यू हैव टू गो आउट। तो जैसे ही थोड़ा सा आपको शक और शुबा होगा कि जल्जला आ रहा है तो यू विल रन, ठीक है। अब ये हमारा
ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट इनको फोकस करते थे। इसके बाद जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो तो ऑब्जर्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुत्ते बिल्लियों को भी ट्रेन कर लेते हैं, लोग सांपों को भी ट्रेन कर लेते हैं, बंदरों को भी ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, कबूतरों को भी ट्रेन कर लेते हैं, परिंदों को भी ट्रेन कर लेते हैं, इवन मछलियों को ट्रेन कर लेते हैं, जैसे डॉल्फिन शोज आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। लेकिन वो तो एक एनिमल का तरस है, लेकिन इंसान की जो लर्निंग है वो डिफरेंट है। वो सिर्फ बिहेवियर्स का नाम नहीं है, वो मेंटल एक्टिविटी का नाम भी है। लर्निंग जो है वो इंसान के माइंड में होती है कि आप जो चीज याद करते हैं वो कहाँ स्टोर होती है। आप फिर जो किसी नाम को याद करते हैं, जब आप किसी बंदे से मिलते हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बेसिकली कॉग्निशन से ये निकला है। सो बेसिकली दिस स्कूल ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो हमारे माइंड में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, सच एज थिंकिंग है कि हम सोचते कैसे हैं, किसी चीज को याद कैसे करते हैं, मेमोरी, रिकॉल, अपनी मेमोरी से चीजों को हम रिट्रीव कैसे करते हैं, और अपनी मेमोरी के बेस्ड पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक वो ये कहते हैं कि जी किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, और फिर आप उस माइंड का जो सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, उसी को इस्तेमाल करते हुए नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर आप ताला खोलते हैं, ठीक है, तो आप ताले में चाबी लगाते हैं, लेकिन वो चाइना का ताला होता है, आपने हर दफा देखा होता है। फिर जब आपको कोई नई डिजाइन का ताला मिलता है तो आप उसको भी उसी तरह चाबी लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि चाबी से ताला खुलता है, ठीक है। लेकिन अगर जब आपको नया एक ताला मिलता है जिसमें चाबी की पोर्ट नहीं है, उसमें फिगर्स हैं, उसमें नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको नहीं पता चलता। फिर आप उसको ट्रायल एंड एरर के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब आपको पता चल जाता है कि ये तो नंबर से खुलने वाला ताला है, तो आपकी जो मेमोरी है उसमें एक नई इंफॉर्मेशन का इजाफा हो जाता है। फिर आपको जब उस तरह का ताला मिलता है तो आप ठक से डिसाइड कर लेते हैं कि ये चाबी से खुलने वाला ताला नहीं है, ये नंबरों की जो कॉम्बिनेशन है उनसे ये खुलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये लोग उसको फोकस करते थे। और कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, प्रायर नॉलेज जो है, उसका कनेक्शन जो है वो बनता है, और उस कनेक्शन के बेस्ड पे आप नए प्रॉब्लम्स को हल कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले आपको गुजारिश की है। एंड दे एम्फसाइज हाउ पीपल अंडरस्टैंड, कि लोग समझते कैसे हैं, उन चीजों को स्टोर कैसे करते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज के, और नॉलेज डेवलप और स्किल कैसे। बिहेवियरिस्ट तो देखते हैं कि बिहेवियरिस्ट तो समझते थे कि अगर किसी बंदे ने कोई बिहेवियर कर दिया, शो कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि इसने ये चीज लर्न कर ली है। लेकिन कॉग्निटिविस्ट का सवाल ये था कि मे बी उस चीज, वो जो चीज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो उस इंसान ने लर्न कर ली है, लेकिन वो आपको बताने नहीं चाह रहा, तो फिर इसका मतलब है क्या लर्निंग नहीं हुई है? तो लर्निंग तो हुई है, लेकिन अगर वो बिहेवियर बंदा खुद आपको शो नहीं कर रहा, तो आप कैसे समझेंगे कि उसने लर्निंग की है? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बिहेवियरिस्ट लर्निंग ही नहीं है, कॉग्निटिविज्म भी लर्निंग में शामिल है। इंसान के मेंटल जो प्रोसेसेस हैं वो भी इसमें पार्ट होते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड, जो मेन हमारा इस एक्टिव लर्निंग के रिलेटेड थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। ये वो थ्योरी है जो आजकल मॉडर्न दुनिया में यूज हो रही है, और इसी के बेस पे बहुत सारी जो टीचिंग लर्निंग की हमारी हैं वो एक्टिविटीज फॉर्म होती हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो, पहली बात तो ये भी आप सुन लें साथ में कि कोई भी थ्योरी एक दूसरे को निगेट नहीं करती। कि अगर हम कहते हैं कि मैं कॉग्निटिविस्ट थॉट का बंदा हूं, तो मैं फिर बिहेवियरिज्म मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द टास्क। जो आपके रिपीटिशन या ड्रिल वाला काम है, जैसे आपने कोई मोटर स्किल सीखनी है, तो डेफिनेटली उसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें आपका जहन से तो नहीं होगा। लेट्स से यू आर लर्निंग स्विमिंग, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू मेक ड्रिल्स। इस तरह आप उसको सीखेंगे। उसको सिर्फ याद करने से तो आप नहीं सीख सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपने मैथमेटिक्स में टेबल्स याद करने हैं, तो उसके लिए आपको रिपीटिशन भी चाहिए, लेकिन उसको अपने जहन में मेमोराइज भी करना है। आपने अगर कुरान पाक हिफ्ज करना है, तो आपने उसको याद करना है, रिपीट भी करना है। दोनों चीजें इंटरलिंक हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है वो भी किसी दूसरी थ्योरी को निगेट नहीं कर रही, लेकिन ये थोड़ी मॉडर्न है, और इसने इन दो थ्योरीज को भी अपने अंदर समो लिया है, और इससे एक कदम आगे भी चली गई है। बेसिकली तो थ्योरीज ये काफी लंबी होती हैं, लेकिन हम चूंकि इसको इनफॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी मैंने 8 जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो उनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करते जाएंगे, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि इंसान सीखता कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि हर बंदा अपना जो इल्म है वो खुद बनता है, ठीक है। हर बंदा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करता है, जो उसकी मीनिंग है। हर बंदे के लिए सिचुएशन जो है वो सिचुएशन एक होती है, लेकिन हर इंसान उससे अपनी अपनी मीनिंग डिराइव करता है, क्योंकि हर बंदे का बैकग्राउंड अलग है, उसका नॉलेज अलग है। तो जो उसका प्रायर नॉलेज है वो उसी
नॉलेज के बेस पे नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि जब आप कमरा बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो आप ईंटों के पहला एक रो लगाते हैं, एक रद्दा लगाते हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर फिर आप सेकंड लगाते हैं, फिर सेकंड के ऊपर थर्ड लगाते हैं। आप कभी इस तरह नहीं करते कि आप पहले तीसरी रो लगा लें और उसके बाद फर्स्ट रो लगा लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इल्म कैसी होती है कि जो आपके पास पहले अवेलेबल नॉलेज होता है, उसी के बेस पे आप अगला जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं। हर बंदा इस तरह कर रहा होता है। सेकंड चीज है कि पीपल लर्न टू लर्न, मतलब ये है कि हर इंसान अपने सीखने के प्रोसेस को खुद डिफाइन करता है कि मैं कैसे सीख रहा हूँ। हर बंदा एक तरह से नहीं सीख सकता, ठीक है, जिसको हम मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज भी इंशाल्लाह अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। लेकिन हर बंदा अपने स्टाइल को डेवलप कर सकता है कि मैं ये चीज कैसे सीखूंगा। थर्ड प्रिंसिपल जो हमारा है वो ये कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। यहीं से हमारी एक्टिव लर्निंग की ओरिजिन है कि लर्निंग जब भी होगी वो तब होगी जब आपका माइंड जो है वो एक्टिव होगा, एक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तब जाके लर्निंग होगी। पैसिवली लर्निंग कभी नहीं होगी कि अगर आप किसी को कोई चीज सुनाते जाएं, लोरी सुनाते जाएं, होगी लेकिन बहुत कम होगी और वो नेग्लिजिबल लिमिट की होगी, ठीक है, लेवल की होगी। फोर्थ प्रिंसिपल इज लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि ज्यादा जो लर्निंग होती है और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है वो सोशल एक्टिविटीज के थ्रू होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो होती है वो आपस में मेल मिलाप का नाम है। आई वुड बी कमिंग इन 1 minute प्लीज। All right, I'm sorry I got disconnected. Okay, so हम पहुंचे थे लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी पे। सोशल एक्टिविटी का मतलब यह है कि बच्चे जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा वो सीखते हैं। उसकी वजह यह है कि हर बच्चा अपने पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। जब वो दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करता है तो इस नॉलेज का एक्सचेंज होता है। आपने गौर किया होगा अक्सर बच्चे जो है वो बाहर से आते हैं तो कुछ लोग कुछ घर में बोल लेते हैं, ठीक है, नई बात बता देते हैं जिससे आप थोड़े से एस्टोनिश होते हैं कि ये बात उसने कहाँ से सीख ली, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। डेफिनेटली जब वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो उनसे चीजें सीखता है। तो बच्चे आपस में इसी तरह इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने किसी हीट की ट्रांसफर को देखा होगा ना कि एक सिरे पे अगर आप किसी रॉड की हीट देना शुरू कर दें तो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, लेकिन वो हीट फैलती जाती है टिल द टाइम कि उस रॉड में सारा टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनमें हमेशा एक बच्चा जो है वो MKO होगा, ठीक है। MKO का मतलब क्या है कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम में से किसी एक खास गिवन टॉपिक के रिलेटेड किसी एक बंदे के पास नॉलेज ज्यादा होगा, दूसरे के पास कम होगा, और किसी और टॉपिक पे अल्टरनेट हो जाएगा। लेकिन जब आप आपसे नॉलेज शेयर कर लेंगे तो हमारा नॉलेज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब सबके पास इक्वल नॉलेज हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव करती है कि लर्निंग जो है वो सोशल एक्टिविटी है। जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो लर्निंग होती है। फिर अनदर प्रिंसिपल इज लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल का क्या मतलब है कि हर बंदे का अपना बैकग्राउंड है। जिस बंदे का जो कॉन्टेक्स्ट है या किस भी लर्निंग का कोई कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कराएंगे तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी या उसकी इतनी रिटेंशन भी नहीं होगी। लेट्स से कि अगर हम वोकैबुलरी बच्चों को याद कराना चाहते हैं कि वो नई वोकैबुलरी सीखें, तो आप उसको एक तरीका ये है कि एक उसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स देते कि ये याद कर ले, ठीक है। अब वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड किस्म की लर्निंग होगी कि बच्चा वर्ड्स तो याद कर लेगा लेकिन अगले दिन उसे भूल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उसको एक एक्चुअल कोई पेपर देते हैं, कोई बुक देते हैं, कोई पैराग्राफ देते हैं और उसमें उसको बताते हैं कि नए जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग क्या हो सकता है, तो अब ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। कोई भी चीज जब विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप किसी को प्रेजेंट करेंगे तो उसकी रिटेंशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली कम होगी एज कंपेयर टू वंस यू प्रेजेंट देम विद सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड कॉन्टेक्सचुअल के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि कॉन्टेक्स्ट
हर चीज का डिफरेंट है। वो लतीफा या वो वाकया आपने सुना होगा कि जो 4 अंधे थे उन्होंने कहा हमने हाथी देखना तो नहीं है, लेकिन यह कि हमने हाथी को टच करना है। तो उन चारों लोगों ने उनको हाथी के पास ले जाया गया, तो एक ने उसकी बॉडी पे हाथ फेरा, दूसरे अंधे ने उसकी जो पाँव है उसको टच किया, तीसरे अंधे ने उसकी सूंड को हाथ लगाया, और चौथे जो अंधे ने उसकी दुम को पकड़ा। ठीक है, तो उनसे जब पूछा गया कि जी हाथी कैसा था, तो जिस बंदे ने पेड़ पे हाथ लगाया था उसने कहा जी हाथी तो एक दीवार की तरह था। जिसने पाँव को पकड़ा था उसने कहा नहीं, हाथी तो एक पिलर की तरह था। और तीसरे ने कहा कि जी हाथी तो एक रस्सी की तरह की कोई चीज थी। और चौथे ने कहा कि जी वो तो एक गुच्छा सा था तारों का। ठीक है, तो हर बंदे का अपना कॉन्टेक्स्ट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट कमिंग इज नॉलेज इज पर्सनल। नॉलेज इज पर्सनल का मतलब क्या है कि हर इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। जरूरी नहीं है कि एक बंदा, आप फॉर एग्जांपल स्कर्बू जाते हैं, अगर प्लीज माइक को काइंडली ऑफ कीजिएगा सो दैट वी कंटिन्यू। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग नॉलेज इज पर्सनल। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक जगह जाते हैं विजिट करने के लिए, ठीक है, लेट्स से मरी जा रहे हैं, तो आप सारे लोग मरी चले जाएं, लेकिन हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई गर्मियों में जाएगा, कोई सर्दियों में जाएगा, किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह नॉलेज भी हर बंदे का पर्सनल होता है। हर बंदा एक क्लास में बैठे हुए 30-40 बच्चे हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की डिफरेंट होगी। हर बंदा सेम न्यू कहाँ सिमिलरिटी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन चूंकि बच्चा अपनी फैमिली से डिफरेंट है, उसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, उसका IQ डिफरेंट है, उसके पेरेंट्स, उसके जीन्स, इन सब में डिफरेंस है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो नॉलेज है वो सबका एक। ठीक है, हमारे क्लासेस में मल्टीपल कल्चर्स के बच्चे होते हैं, डिफरेंट एरिया से बच्चे आए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसका जो नॉलेज है वो टिपिकली उसके रिलेटेड है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टिविज्म अपने 7th रूल में कहती है कि लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। इसका क्या मतलब है कि लर्निंग जो है वो सिर्फ आपकी जो बिहेवियर्स है वहां तक रिलेटेड नहीं है। लर्निंग आपके माइंड में स्टोर होती है, जैसे पहले प्रायर नॉलेज आपका होता है, इसी पे ही लर्निंग डेवलप होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, एंड इट रिटेन्स इन योर माइंड, जिसको आप आगे आने वाले दिनों में डिफरेंट सिचुएशन में आप एड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो इसका 8वां रूल है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन इज की टू लर्निंग। कि जो भी काम होगा उसके पीछे अगर कोई मोटिवेशन नहीं होगी तो उस काम का करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने लर्निंग जो करानी है तो बच्चों की कुछ मोटिवेशन भी होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों सीख रहा हूँ, या ये नॉलेज मैं क्यों सीख रहा हूँ, ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे फायदा क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये शेयर करूं कि हम जो एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, जो आप लोगों में से टीचिंग से वाबस्ता लोग हैं, वो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करना शुरू कर देंगे, कीपिंग इन व्यू कि ये जो हमने रूल्स डिस्कस किए, ये चीज डिस्कस की, कि आपके बच्चे जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए लर्निंग एक फन एक्टिविटी बन जाएगी, और इस फन एक्टिविटी पे उनकी जो रिटेंशन है, जो उनका इस नॉलेज को इस्तेमाल करना है, इस पे अप्लाई करना है, वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड यू विल बी अ मोर सक्सेसफुल टीचर। ठीक है, तो ये आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की एक और हाइट पे ले जाएगा अगर आप इस टॉपिक को इस तरह समझ लेंगे। ठीक है, सो जब आप मैंने ये बता दिया तो डेफिनेटली आपके दिल में होगा कि हाँ, इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू डिजाइन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, हाउ टू डिजाइन एक्टिव लर्निंग लेसन्स। ठीक है, सो दैट कि मुझे कम एफर्ट में और कम खर्च वाला सीन हो जाए। ठीक है, कि हम कम एफर्ट करें और हमारी जो एफर्ट की आउटकम है वो ज्यादा हो, बच्चों को एक्चुअली समझ आए, क्योंकि हम बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें तो खुद आता है, तो इसलिए मोटिवेशन जो है किसी भी नॉलेज के पीछे, किसी मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन अगर नहीं होगी तो लर्निंग अगर होगी भी तो वो इतनी कम होगी जो कि बिल्कुल निग्लेजिबल होगी। आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थ्योरीज के रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई अंडरस्टैंडिंग का है, तो वो आप प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वी विल स्पेंड 2 to 3 minutes डिस्कसिंग इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द थ्योरीज। You can drop me in, you can drop any word in the chat, or you can speak to me. जी, no question. चलिए, if there is no question तो आप thumbs up कर दीजिए। Yes, लतीफ।
लतीफ रजा, प्लीज बोलिए। Hello, sir. I asked two questions about one is learning and second one is motivation. I dropped in the text. दोबारा बताएंगे प्लीज। Sir, you says motivations behind the knowledge. Motivation should be monetary only or any other source? अच्छा, मोटिवेशन जो है वो दो किस्म की है। आपको पता है कि मोटिवेशन जो है वो या तो इंट्रिंसिक होती है या फिर एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है। तो आपने अपने ऑडियंस को देखते हुए उनके मोटिवेशन का हिसाब किताब करना है। लेट्स से कि बच्चे किस चीज से मोटिवेट होते हैं। बच्चे डेफिनेटली तारीफ से मोटिवेट होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको स्टार देते हैं, उससे वो मोटिवेट होते हैं। आप उनको कोई टाइटल देते हैं, वो उससे मोटिवेट होते हैं। आप उनको, और सबसे ज्यादा वो अपने ग्रेड्स और मार्क्स, इस चीज से मोटिवेट होते हैं। उनको जो फीडबैक टीचर देता है, ठीक है, उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं। या आप उनको चॉकलेट देते हैं, ये मोटिवेशन होती है, ठीक है। जब एडल्ट लर्निंग में आप आते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो अब आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, बिकॉज आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आप अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, सो दैट यू शुड गेट समथिंग न्यू, और वो चीज आपको अपनी प्रोफेशनल जो जर्नी है उसमें हेल्प आउट कर ले। तो मोटिवेशन कुछ लोगों की अपनी खुद होती है, और जो छोटे बच्चे हमारे हैं उनको आपने मोटिवेट करना है। मोटिवेशन विद द वर्ड्स भी हो सकती है बेहतरीन, और विद द एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनसे भी हो सकती है। जी, लतीफ रजा, काइंडली लतीफ रजा का जो माइक है उनको काइंडली एक्टिवेट कर दीजिए प्लीज। Thank you, sir. जी वेलकम। मिस सलीना, काइंडली लतीफ रजा साहब का जो माइक है वो अनम्यूट कर दीजिएगा, बिकॉज ही वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। हसीब उर रहमान इज आल्सो रेजिंग हैंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी हसीब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आइडियाज़ की टीम का, आपने मुझे इसका नेक मकसद में ज्वाइन किया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे चूँकि जो हमारा माशरा है, सोसाइटी है, इसमें बच्चों को ख़ास तौर पे मोटिवेशन के लिए बाज़ औक़ात सज़ा भी देनी पड़ती है। तो मेरा ये सवाल था कि मोटिवेशन में सज़ा का किस हद तक इसकी इजाज़त है और किस हद तक इसका ताल्लुक़ है आपके ख़्याल में? मेरी आवाज़ क्लियर आ गई है कि नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आवाज़ आई है मेरी, आपको समझ आ गई बात की? जी अभी आ रही है, दोबारा बताएंगे प्लीज, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था प्लीज बीच में। हमारा जो सोसाइटी, मतलब हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जी इसमें जी मोटिवेशन के लिए सज़ा का किस हद तक ताल्लुक़ है? हम तो छोटी-छोटी बात पे हमारे माशरे में सज़ा की तरफ चले जाते हैं, और यानी कि स्टेट लेवल पे भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी, यानी कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो भी अगर कोई माशरे में कोई ऐसी बात करता है तो उसको फौरी तौर पे सज़ा देने की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि इस वक़्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। तो आपके ख़्याल में सज़ा का जो जज़ा-सज़ा का मामला है, मोटिवेशन में उसका किस हद तक किरदार है? सर, वेरी गुड क्वेश्चन। द थिंग इज, हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव होने वाली भी हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग उस्ताद, हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन इज समथिंग एल्स, वो एक और टॉपिक है जो हमारे उसमें नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा क्लासरूम का ताल्लुक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खासकर जो हमारे दूर दराज के देहातों के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो बच्चा अगर सवाल करता है तो उस्ताद उसको पनिश करता है, ठीक है। और
एक कहावत भी है कि नालायक उस्ताद जो है वो ज्यादा मारता है, ठीक है, और वो इसलिए मारता है ताकि बच्चा सवाल ना करे, क्योंकि अगर वो सवाल करेगा तो उस्ताद को बताना पड़ेगा जो उसको शायद आता ना हो या इस तरह का मामला हो। तो उसके पीछे तो सर बहुत बड़ी मतलब आप समझ लें कि बहुत बड़ी रीजंस हैं। पहले और पिछले एक उसमें भी डॉक्टर नवीद साहब ने भी ये बात की थी, ठीक है। तो उस चीज को ही तो हमने ट्रांसफॉर्म करना है, हमने अपने बच्चों को ऑन करना है, ठीक है। हमने पहली बात है कि अपने प्रोफेशन को ऑन करना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये सादत नसीब की है कि उसने अपने बंदों की रहनुमाई जो है वो हमसे करवाने का फैसला किया है, ठीक है। तो जब हम ये रियलाइज करेंगे तो फिर हमारा हर जो हर्फ है ना वो अकाउंटेड फॉर होगा। हम जुबान से ऐसी कोई भी चीज नहीं निकालेंगे जिससे कोई हर्ट हो, और खासकर बच्चा, ठीक है। तो सवाल करने पे कदगन होनी ही नहीं चाहिए। इवन कि अरिस्टोटल ने कहा था कि लेट द क्वेश्चंस बी द करिकुलम, ठीक है। तो वो तो कहते थे कि सवाल ही असल करिकुलम है। जब तक सवाल नहीं होगा तब तक तो आगे लर्निंग नहीं होगी। तो सवाल को तो हमने हर तरह से फैसिलिटेट करना है, मोटिवेशन करनी है। हमारी कौमी सतह पे भी अल्लाह ताला हमें तरक्की दे। हम थोड़ा सा जो मोटिवेशन के और खासकर तारीफ के उसमें बहुत ज्यादा कंजूसी से काम लेते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है हम तारीफ कम करते हैं, जबकि तारीफ हमें ज्यादा करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तारीफ करने से बच्चे जो हैं या कोई भी लर्नर है वो मोटिवेट होता है, ठीक है। उसको खुशी होती है कि मेरी तारीफ हुई है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम इसकी तारीफ क्यों ना करें। हाँ, जो चीजें खराब चल रही हैं सर, हम तो बस वो अहमद फराज के उस शेर को याद कर लें कि शिपाही जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो हमने अपने हिस्से की शमा जलानी है, बाकी अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि एजुकेशन कोई एक दिन का या एक घंटे का काम नहीं है, इट नीड्स एजेस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आते आते बेहतरी आएगी। जी लतीफ साहब। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे जो ख़ास तौर पे टीनेज बॉयज़ हैं ना, बिलखुसूस टीनेज बॉयज़, उनमें ये होता है कि हम उनकी मोटिवेशन करते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिसको कहते हैं लातों के बोल बातों से मानते ही नहीं। वो फिर ऐसे बच्चों के साथ बंदा मतलब किस क्या बिहेव करे, मतलब उनकी मोटिवेशन के लिए बंदे के लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि जो नौजवान नस्ल है मोबाइल, और यहाँ तक है कि अब तो नौजवान नस्ल अपने वालिदैन की बात भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इतना ज़्यादा मामला बिगड़ चुका है। तो इस वक्त जो टीनेज यानी कि जो मोस्टली माशरे में चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। जी 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 सर, प्रॉब्लम ये है सर कि सिर्फ टीचर की एंड पे चीज ना, लर्निंग की वो होती है, वो माँ बाप होते हैं, घर होता है, सोसाइटी होती है, ठीक है। उसके बाद स्कूल आता है और बच्चे की अपनी कंपनी आती है, जहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ उसमें से ये हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम बच्चों से बात नहीं करते, हम बच्चों की सुनते नहीं है, ठीक है। एवरेज बात कर रहा हूँ, जनरली बहुत सारे लोग माशाल्लाह अच्छा भी कर रहे हैं, बच्चे उनकी सुनते भी हैं। बच्चा अगर लेस लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। मेरे तजुर्बे में जहाँ कि बच्चे अगर आप उनकी बात को सुने, उनको ऑन करें, ठीक है, और उनके साथ डिस्कशन करें, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि जनरेशन गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जनरेशन जी जो है वो हमारी मार्केट को हिट कर रही है। जो जनरेशन अल्फा है वो, और उसके बाद जो बीटा वाली है वो भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो एक जो हम 30-40 से ऊपर के लोग हैं, वो 10-15 साल के बच्चे की बात को समझने के लिए उसके लेवल पे आएंगे तो उसको समझ आएगी, ठीक है। वो एक डिजिटल एज का बच्चा है, डिजिटल नेटिव है, ठीक है। हम जो है वो हम बेबी बूमर्स थे, या हम जो बाकी उसके थे उस हिसाब से थे, तो हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा उनकी बात समझने के लिए। फिर इमोशनल बच्चों की नीड्स होती हैं, ठीक है, उनको समझना है। एक बच्चा है वो एक चीज को पसंद करता है, दूसरा बच्चा दूसरी चीज को पसंद करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जब लेके आएंगे तो उससे चीजें इंप्रूव होना शुरू होंगी। और ये एट अ गिवन स्टेज नहीं होती, ये स्टार्ट से ही शुरू करनी पड़ेगी। हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चों की बात सुने और बच्चों के साथ अलाइन हो। जब आप अपने मोबाइल पे बिजी होंगे, बच्चा अपने मोबाइल पे बिजी होगा, तो खरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब टीचर जो है वो ट्रांजैक्शनल उस पर चला जाएगा और बच्चा भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे चला जाएगा, तो इससे कोई भी चीज इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है जी। आई होप वी हैव डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव अहेड। मैं चाहता हूँ कि 2-3 चीजें मैं आपसे मजीद बता दूं, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। देयर आर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट एक्टिव लर्निंग। बहुत सारे लोगों की कुछ गलतफहमियां हैं एक्टिव लर्निंग को लेके, या इस तरह जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके, तो वो थोड़ी सी मैं आपकी गोश्त गुजार करना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग इज कि लोग समझते हैं कि एक्टिव लर्निंग
खास एक्टिविटी का, कि अगर आपने बच्चों को दौड़ा दिया तो एक्टिव लर्निंग हो गई, आपने बच्चों के साथ खेल कूद कर ली तो एक्टिव लर्निंग हो गई है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिव लर्निंग का मकसद कतई कोई एक एक्टिविटी नहीं है। एक बच्चा रीडिंग में भी एक्टिव हो सकता है, एक बच्चे को आप लिसनिंग के दौरान भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग को एक और चीज है, और जो पैसिव लर्निंग, पैसिव लिसनिंग है वो कुछ और चीज है। आप सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, उसको आप गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक सरमन सुन रहे हैं या आप एक लेक्चर सुन रहे हैं, आप उससे नोट्स ले रहे हैं। इट डिपेंड्स अगेन कि कॉग्निटिव लोड आप पे कितना डाला जा रहा है। लेट्स से कि 5 मिनट्स का लेक्चर है तो उसको आप ज्यादा अटेंटिवली सुनेंगे, और अगर वो 500 मिनट्स का लेक्चर है या 2 घंटे का लेक्चर है तो उसको आप ज्यादा अटेंटिव होकर नहीं सुन सकते, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग जो है वो किसी खास एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है, इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। सेकेंडली, लोग जो मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, वो ये है कि जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वही एक्टिव लर्निंग है। देखिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है कि आपको एक सवाल उठाते हैं, उसके अंदर गौर फिक्र करते हैं, उसकी वजूहात को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है बेसिकली ये एक्टिव लर्निंग का ही एक तरीकाकार है, न कि ये सारी एक्टिव लर्निंग है, ठीक है जी। तीसरी बात क्या है कि एक्टिव लर्निंग मींस टेकिंग अवे द टीचर्स इन्फ्लुएंस। अब बहुत सारे हमारे असातिज़ा कराम ये कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी एक्टिविटी बेस करेंगे और ये चीजें करेंगे तो क्लास में फिर टीचर का क्या रोल होगा? तो सर टीचर का बहुत बड़ा रोल है। टीचर का रोल कभी भी माइनस नहीं हो सकता। टीचर ने ही तो वो सारी एक्टिविटीज प्लान करनी है, टीचर ने वो सारी एक्टिविटी डिजाइन करनी है, टीचर ने वो सारी एक्टिविटी के लिए सेटिंग बनानी है, टीचर ने वो सारी एक्टिविटी लीड करनी है, टीचर ने ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, टीचर ने बच्चों को गाइड करना है कि इस एक्टिविटी में आपने करना क्या है, और टीचर ने ही ड्यूरिंग द एक्टिविटी बच्चों को सपोर्ट देनी है। जो बच्चे नहीं कर सकते होंगे, यू विल हैव टू गो टू देम, ठीक है, यू विल हैव टू गाइड देम, यू विल हैव टू डिस्कस द थिंग विद देम। तो उसके बाद फिर जब एक्टिविटी हो जाएगी तो उससे क्या गेन हुआ, ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हुए, ये भी सारा टीचर का काम है। तो इस तरह कहते नहीं है कि एक्टिव लर्निंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं उसमें टीचर का रोल नहीं होता, ठीक है। और एक और बड़ी मिसकंसेप्शन वो ये है कि हमारे टीचर्स कुछ समझते हैं, कुछ लीडर्स भी समझते हैं कि एक्टिव लर्निंग अप्रोच को इस्तेमाल करने से आपका जो क्लासरूम का जो सेटअप है, जो आपका टीचिंग स्टाइल है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग ग्रुप वर्क जो है उसको या पेयर वर्क को ही एक्टिव लर्निंग समझ रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि अगर आपने एक्टिव लर्निंग करनी है तो आपको अपनी क्लासरूम का जो डिजाइन है, अपने क्लासरूम की जो सेटिंग है, यू विल हैव टू चेंज ऑल दैट, बट इट्स नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रुप एक्टिविटी करनी है तो एक्टिव लर्निंग होगी। आपने क्लासरूम डिस्कशन भी अगर करनी है, एक्टिव हो कि सवाल आप किस तरह पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टाइल और ये सारी चीजें चेंज करेंगे तो एक्टिव लर्निंग होगा। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी कि जो आपने प्लान किया है, जो आपने लेक्चर में एक चीज प्लान की है बच्चों के लिए, वो किस तरह की है, ठीक है। अगर उसकी डिमांड है कि बच्चों को ग्रुप वर्क करानी पड़ेगी तो मे बी कि आपको ग्रुप वर्क के लिए थोड़ी सी सेटिंग बनानी पड़ जाए, या आपने पेयर वर्क करवाना है, या आपने प्रोजेक्ट देना है, लेकिन वो हर सेशन का तो मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आप हर सेशन ग्रुप में ही कराएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर आप बच्चों को एक्टिविटी पे छोड़ देंगे तो वो बैड बिहेवियर में आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर टीचर ट्रेन है, उसका अपने स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो बैड बिहेवियर क्यों आएगा? बच्चे तो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब बच्चे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो वो बोलेंगे भी, वो हरकत भी करेंगे, वो उठेंगे बैठेंगे भी। तो इस चीज को आपने कंट्रोल करके तो नहीं रखनी। हमारी बदकिस्मती रही है कि जब हमने बचपन में पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हमारे क्लास में 90-100 बच्चा होता था। अब 100 बच्चों को आप एक्टिविटी, पहली बात है, उस चीज में कैसे कराएंगे, ठीक है। और अगर आप उनको थिंक पेयर शेयर भी देंगे, बच्चे शोर करेंगे तो डेफिनेटली शोर तो होगा। और वो हमारे प्रिंसिपल साहिबान जो है वो हमारे टीचर्स को आके तो बुरा भला कहते थे कि आप ये क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बिहेवियर बच्चों का खराब हो जाएगा एक्टिव लर्निंग की वजह से, नहीं। बल्कि बच्चे जब इन्वॉल्व होंगे तो वो ज्यादा लर्न करेंगे। हाँ, अगर वो बोलते हैं, आवाज आएगी, तो वो एकेडमिक नॉइज है, प्रोडक्टिव नॉइज है, वो डिस्ट्रक्टिव नॉइज नहीं है। शोर में और एकेडमिक वॉइस में फर्क होता है। एंड another thing is students have to be physically active। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चों को अगर आपने उछल कूद करा दी या इस तरह की एक्टिविटी जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक्टिव लर्निंग है। सर, प्राइमरीली माइंड मस्ट बी एक्टिव, ठीक है। बहुत दफा आप अगर देखें तो लोग फिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता, सोए हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी होगी तो एक्टिव लर्निंग होगी। फिजिकल से पहले इंसान की जो मेंटल एक्टिविटी है वो जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का नाम एक्टिव लर्निंग नहीं है। एंड देन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि एक्टिव लर्निंग अगर आप कराएंगे तो उससे बच्चे लेस रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। आई नेवर बिलीव इन दैट, ठीक है। मैंने जहां तक पढ़ाया है, जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, उनको ऑन करते हैं, बच्चा कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता।
ठीक है, बच्चे आजकल हमारे बहुत माशाल्लाह तेज हैं, उनको पता है, ठीक है, इवन के आई कैन शेयर विद यू कि एक 5th ग्रेड का बच्चा मुझे बता रहा है कि फलां जो टीचर है वो बिल्कुल काम नहीं करती, मतलब बिल्कुल काम हमसे कराती नहीं है, वो आती है तो बैठ जाती है, मोबाइल ऑन कर लेती है, हमें कहती है बस काम करो, ठीक है, तो इस तरह तो काम नहीं होता। इट्स अ 4th 5th ग्रेड किड जिसको पता है कि मेरी फलां जो टीचर है वो बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ मजाक भी करती हैं, हमें पढ़ाती भी हैं, हमारे साथ खेलती भी हैं और हमारी बेइज्जती भी नहीं करती हैं, वो हमें गुस्सा भी नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर आप बच्चों को बाईपास करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। स्टूडेंट कभी भी उस टीचर के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते जिनके साथ उनका दिल का ताल्लुक होता है, ठीक है। और ये सारी एनर्जीज पे डिपेंड करता है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं तो बच्चे भी आपके साथ पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। आप स्माइल करते हैं तो स्माइल इज ऑलवेज कंटेजियस, ठीक है, बच्चों को पता चलता है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों की एक्टिव लर्निंग को लेके होती है, ठीक है जी। अब मैंने कुछ 2-4 चीजें लिखी हुई हैं, इफ एनी क्वेश्चन, किसी का कोई मिसकंसेप्शन के बारे में सवाल है? जी प्लीज बोलिए। सर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आर देयर एनी टूल्स और टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, Is it possible to apply active learning technique in all subjects? How can it be done? in what application of the active learning in which activity please? Sir, is it possible to apply active learning technique in all subjects? How can it be done? Yes, of course. पहले मैं आपको सवाल का जवाब दूं कि एक्टिव लर्निंग की कोई ऐसी एक्टिव लर्निंग की टेक्नोलॉजी उस नाम पे नहीं है कि दिस इज बेसिकली द एक्टिव लर्निंग टूल या एक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, इस तरह नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग ऑफ द टीचर कि वो किस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करता है। लेट्स से अभी हम प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप एक्टिव हैं, ठीक है, आप लर्न कर रहे हैं, मैं अपनी बातों से या अपनी जो एग्जांपल्स है उनका सहारा लेता हूं, अपनी लैंग्वेज का स्टाइल का सहारा लेता हूं। आप किस ग्रेड को पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो डिटरमिन करेगा कि आपके पास हेल्पफुल टूल्स कौन से हैं। इज दैट मल्टीमीडिया, इज दैट अ वीडियो, इज दैट अ क्विज, इज दैट सम सॉफ्टवेयर व्हिच इज असेसिंग ऑनलाइन, इज दैट सम एनिमेशन या कोई और इस तरह की सिमुलेशन है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप बच्चों से टास्किंग करा सकते हैं, आप बच्चों को कोई टास्क दे सकते हैं, उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, टाइमलाइंस बनवा सकते हैं। सो देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ वेबसाइट्स एंड टूल्स अवेलेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट। इसी में ही आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब है कि एक्टिव लर्निंग आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। मेरे ख्याल में एक्टिव लर्निंग के अलावा हमारे पास कोई और अप्रोच होनी भी नहीं चाहिए। हम पैसिव लर्निंग, अगर आप एक टीचर हैं और आपको मैं कहूं कि आपने पैसिव लर्निंग करानी है कि एक्टिव लर्निंग, डेफिनेटली यू विल गो फॉर एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब क्या है कि आप बच्चे खामोश होकर बैठे हुए, आप बताई जा रहे हैं, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, एक्टिव होके कोई उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो एक्टिव लर्निंग हर सब्जेक्ट की ही होती है, हर चीज की होती है, हर स्किल की होती है, ठीक है जी। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स? key benefits of active learning for students? यस। देखिए मैम, हम टीचिंग करते ही इसीलिए हैं या टीचिंग एक्टिविटी डिजाइन ही इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग हो, ठीक है। तो बच्चों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर एक बच्चा है वो सिर्फ लेक्चर अटेंड कर रहा है, ठीक है, पैसिव लर्निंग है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, उसकी लर्निंग, और दूसरे साइड पे वो बच्चा जो उस नॉलेज को खुद एक्सप्लोर कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा है, ठीक है, वो चाहे उसको इंक्वायरी पे आपने लगा दिया है या उसको अपने ग्रुप वर्क में टास्क दे दिया है या उसको अपने पेयर शेयर में लगा दिया है, किसी भी तरह से जब आपने उसको लगा दिया तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग ज्यादा होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो जो चीज आप उसको सिखा रहे हैं, जो वो टॉपिक पढ़ रहा है, वो उसको बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगा और वो उसके अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि लर्निंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। All right, so moving forward, some of the problems जो क्लासरूम्स में होते हैं, मैं उन पे सिर्फ जनरली हम गौर करेंगे कि बच्चों की जो लर्निंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब सारे बच्चे जो क्लास में आपके पास बैठे हुए हैं, 30, 40, 50 जो भी बच्चा बैठा हुआ है, उन सब का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, उनका जो IQ है वो एक तरह का नहीं है। ये हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हर बच्चा एक तरह का ज़हीन नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज हो सकती है समटाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन इस्लामाबाद एंड यू आर हैविंग ऑल द स्टूडेंट्स दे स्पीक उर्दू, तो ठीक है लैंग्वेज का इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी, बल्कि ज्यादातर ये होता है कि आपकी क्लास में मल्टीपल लैंग्वेजेस के बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा है जो नेटिव लैंग्वेज उसकी फॉर एग्जाम्पल सिंधी है, या उसकी नेटिव लैंग्वेज है बलूची है, पश्तो है, कोई और लैंग्वेज है, उसको आप उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है जी। फिर दूसरी बात कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, लेट्स से कि एक बच्चा आपकी क्लास में 5th ग्रेड में एनरोल होता है, तो जो 4th के कॉन्सेप्ट हैं अगर वो उसकी पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अंडरस्टैंड उसको नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए 5th में चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे सर ने भी सवाल किया, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, कि वो क्यों याद करे, ठीक है। उस बच्चे को याद करने के लिए कोई मोटिवेशन है कि नहीं, कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि मैं क्यों याद करूं, उसका फायदा क्या होगा, लर्निंग प्रॉब्लमेटिक ही होगी उसके लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा फिर एक और फैक्टर जो है लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम। घर में लर्निंग का एनवायरनमेंट है कि नहीं, या अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, ये लर्निंग के लिए कंड्यूसिव है कि नहीं है। या अगर 2 कमरे का घर है, ठीक है, और उसमें एक बच्चा है, उसके 4-5 भाई और भी हैं, ठीक है, और वो शोर शराबे वाले, तो वो घर में क्या पढ़ेगा। या घर में फॉर एग्जांपल कि सिर्फ एक ही बच्चा है, उसके वालिदैन जो हैं वो या तो फॉर एग्जांपल हयात नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, या वो उसको इन चीजों पे फोकस नहीं है, तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो लर्निंग में होता है। इसी तरह हॉस्टल में भी, कि अगर बच्चे के जो हॉस्टल का एनवायरनमेंट है, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है और उसमें मतलब अनवांटेड एक्टिविटीज हैं, तो ये भी लर्निंग को हैम्पर करेगा, ठीक है। सेम इज विद द कॉलेज। देन बच्चे का जो गोल है या उसकी सेल्फ एफिकेसी है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये अगर अप नहीं होगा तब भी लर्निंग इंपैक्ट होगी, ठीक है, एडवर्सली इंपैक्ट होगी। तो बच्चे का गोल, हम तो बच्चों से ये बात नहीं करते कि बच्चा आपने क्या बनना है, या आपका गोल क्या है लाइफ में, या आपका जो एम है लाइफ में वो क्या है, ठीक है। बच्चा जब गोल फोकस्ड होगा और उसको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, तो उसकी लर्निंग डेफिनेटली आगे जाएगी, ठीक है। और फिर एंड जो पॉइंट है, दैट इज मिसमैच बिटवीन टीचिंग स्टाइल ऑफ लेक्चरर एंड देयर लर्निंग स्टाइल, कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, वो जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं वो और बच्चे का जो लर्निंग रिक्वायरमेंट है, उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं बच्चों को ड्राइविंग सिखा रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ उसको लेक्चर दूंगा तब वो ड्राइविंग सीखेगा, या ऑन द अदर हैंड मैं किसी बच्चे को या बच्ची को कुकिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या सिर्फ थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो वो कुकिंग सीख जाएगी। इसी तरह और जो स्किल्स हैं, तो उन स्किल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि उस स्किल्स को ऑन द जॉब कराया जाए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के हिसाब से किया जाए, तब जाके वो सीखेंगे, ठीक है जी। ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो जिसकी वजह से हमारी लर्निंग स्लो होती है, और उस वजह से हम स्लो लर्नर्स बच्चों को बताते हैं, ठीक है जी। ओके, ये चार्ट जो है ये आपने बहुत दफा देखा भी होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको थोड़ा सा बता देंगे कि सबसे ज्यादा हमारे पास टॉप चोटी पे आप देख रहे हैं तो लेक्चर्स होते हैं क्लास में, ठीक है जी, या कॉलेज लेवल पे जाके लेक्चर्स होते हैं। तो लेक्चर से जो रिसर्च कहती है, जो रिटेंशन है या जो लर्निंग, दैट इज ओनली 5%, ठीक है। सेकंड प्लेस पे जो सेकंड प्लेस पे जो लर्निंग आपकी है वो ज्यादा 10% तक होती है रीडिंग से। इसी तरह ऑडियो विजुअल जो कुछ चीज आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, 20%, डेमोन्स्ट्रेशन 30%, डिस्कशन ग्रुप 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75% लर्निंग, एंड टीच अदर्स 90%। जब अब आप अगर आप गौर से देखें तो टीच अदर्स का क्या मतलब है, अब आप इसको लिंक करें हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के साथ, जहां पे उनका उसूल है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, कि जब आपस में आप इंटरेक्ट करते हैं तो उससे लर्निंग होती है। तो टीच अदर्स में क्या है, यू एंगेज विद अदर्स। तो जब आप उस चीज को पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप उसको डिस्कस करते हैं, आप उसको पहले तैयार करते हैं, आप उसे सुनते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा लर्निंग हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द लर्निंग पिरामिड। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो लास्ट के साथ जो आपका है, कि जहां पे आपकी इंटरेक्टिविटी आ जाती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ जाती है, और लर्निंग बाय डूइंग आपकी जो है, जो आप इन्वॉल्वमेंट में है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, उससे ज्यादा रिटेंशन हो रही है, ठीक है जी। Excuse me, sir, your screen is not shared actually. Okay, tell me Please. please. All right. Is it clear now? Screen अभी शेयर हो रही है? No, still not.
with me Yes, it's sir. sharing. अभी Sir, share it Now, is able. now it's visible. ठीक है, अभी आपको ये द लर्निंग पिरामिड नजर आ रहा है? yes. आपको अभी लर्निंग पिरामिड की स्लाइड नजर आ रही है? Somebody could please tell me कि आपको नजर आ रहा है? Yes, pyramid is visible. You can see. Okay, okay. All right, okay. So this we have already discussed. ठीक है जी? Now coming towards the some of the activities, ठीक है, जो कि हम एक्टिव लर्निंग के हिसाब से करते हैं, जिसमें मैंने कोई आप समझ लें 8, 9, 10 या इस तरह जो एक्टिविटीज हैं वो इसके अलावा भी हो सकती हैं, सही है? तो पहले हम इसमें कौन सी कर लें? I think we should take with the first one, that is think, pair, share. इसका नाम किसी ने सुना है? Think, pair, share का? जी सर, हम एज अ टीचर इसको कराते हैं। आप अपनी बात से फ्री हो जाए तो आई एम गोइंग टू आल्सो टेक अ पार्ट। और जो कुछ एक सिस्टर ने हेल्प किया, क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज या टूल्स हो सकती हैं, तो आई एम गोइंग टू who is this speaking? आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, my name is Madiha and I'm associated with Beacon School System. अच्छा, secondly ये Wonderful. कि मैं MPhil भी कर रही हूँ, MPhil scholar, और recently I have completed my diploma in teaching and learning with digital technologies. So I am Okay, also from going Cambridge. to share. जी sir, from Cambridge. All right, that is wonderful तो to know because I'm also a PL for the teaching and learning. माशाल्लाह सर। तो बस मुझे थोड़ा सा, उनको एक सिस्टर ने पूछा था तो आई वुड लाइक टू टेल हर कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हम अपनी हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, हम सारे टीचर्स, आप लोग ना बस थोड़ा सा अपनी सेल्फ लर्निंग को जरूर वो करते रहा करें कि आप एक्टिव लर्निंग है कि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो डेली वो एक्टिविटीज है जो हम बहुत इजीली करा सकते हैं और करा रहे हैं। Exactly. कोई Exactly. स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए। इवन क्लासरूम डिस्कशन जो है वो एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है। फिर जैसे आप थिंक पेयर शेयर बताएंगे, फिर हॉट सीट एक्टिविटीज है। तो सर आप कैरी ऑन करें, और ये कि वेयर एवर यू थिंक कि आपको कोई क्लासरूम प्रैक्टिस वाली एग्जांपल चाहिए होगी तो आई एम हियर टू सपोर्ट योर कंटेंट। Thank you, madam. Very Thank you. nice to know कि आप माशाल्लाह कर रही हैं सारी चीजें। There are a number of activities. मैं कह रहा हूँ कि आपको इन एक्टिविटीज के अलावा खुद से एक्टिविटी जनरेट करनी चाहिए, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन दी LOs, जो आपके SLOs हैं, जो आपके उस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देखते हुए आप अपने लेसन को इतना एक्टिव बेस करें कि स्टूडेंट्स को वो लगे कि वो खुद कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है जी? ये जो एक्टिविटीज हैं थिंक पेयर शेयर, तो आप हर दूसरे बात पे आप हमने कहेंगे ओके अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें और उसको शेयर करें। जब आप काम बच्चों के जिम्मे पे डाल देंगे ना कि ये आपका काम है और ये आपने करना है, ठीक है, और वो जब उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? वो उसमें चाहे आप कोई भी गेम कर लें या जैसे केस स्टडीज हैं, इसमें अगर आप देखें तो थिंक पेयर शेयर आपकी किसी भी लेवल पे हो सकती है। प्रेजेंटेशन एंड डिबेट्स थोड़े से हम सीनियर क्लास में भी कर सकते हैं, जूनियर में भी कर सकते हैं। जिक्सा के लिए बच्चों को आपको ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा सा आप 2-3 दफा करवाएंगे क्लासरूम में तो बच्चे उसको खुद कर लेंगे, और ये एक ऐसी एक्टिविटी होगी कि जो कम टाइम में ज्यादा कर लेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पीयर टीचिंग, पीयर असेसमेंट, क्लास एवरीथिंग, जहां पे बच्चा मेंटली एक्टिव हो जाएगा, लर्निंग खुद करेगा, मीनिंग खुद बनाएगा, दैट इज एक्टिव लर्निंग। वो चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, वो चाहे आप किसी ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू करें, वो चाहे आप किसी क्विज के थ्रू करें, वो किसी भी चीज के थ्रू करें, दैट इज एक्टिव लर्निंग, ठीक है? तो सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को अगर फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल नहीं है तो उनको 2-4 चीजें कम से कम जहन में रह जाएं कि ये चीजें ऐसी हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज कराने से बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरीली इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स प्लानिंग कि टीचर्स ने क्या प्लान किया हुआ है, कैसे प्लान किया हुआ है। एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या आप बच्चों को कहें कि चलें जी हम रोल प्ले करेंगे, लेकिन क्या वो रोल प्ले करने का टॉपिक है? क्या रोल प्ले करने से बच्चों में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, ठीक है? तो ये सारी चीजें करता है कि वो कैसे प्लान। सो थिंक पेयर शेयर बेसिकली ये है कि हम बच्चों को कोई भी पॉइंट दें और उनको कहें कि ओके थिंक फॉर 1 मिनट। सारे बच्चे उस क्वेश्चन पे, उस पॉइंट पे 1 मिनट के लिए थिंक करें, एंड देन यू आस्क देम टू ओके टर्न लेफ्ट और टर्न राइट टुवर्ड्स योर पीयर, ठीक है, जो साथ बैठा हुआ है उसकी तरफ रुख करें और उसके साथ डिस्कस करें 1 मिनट के लिए, ठीक है? जब डिस्कस करें एंड देन
you come back and discuss with the whole class, ठीक है। और ये कैसे होता है, there is a short video जो मैंने डाउनलोड की थी, मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। I hope you like it. यार आवाज Somebody told me that you can't listen to the voice. Okay, I will share that video. ठीक है, जिसको आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। And secondly, then if the voice is making some problem, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट जो थिंक पेयर शेयर में आपने देखा, बच्चों को हम कोई भी टॉपिक जिस तरह वो दिखा रही थी कि हम उनको बताते हैं और उनको फिर कहते हैं ओके थिंक ओवर इट, 1 मिनट के लिए इसको खुद सोचें, ठीक है। बच्चे सोचते हैं उसके ऊपर एंड देन दे टर्न राइट और लेफ्ट, जो भी बच्चा उनके पास बैठा होता है या बैठी होती है उनसे वो चीज शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चे आपस में जब शेयर करते हैं तो वो अपने आइडियाज जनरेट जो उनके माइंड में हो रहे होते हैं वो उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, सही है। और फिर उसके बाद जब वो टीचर के साथ शेयर करते हैं तो वो सारी चीजें उनको समझ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह प्रेजेंटेशन एंड डिबेट्स है, आप लोगों ने क्लासरूम में देखी होंगी कि जब आप जो बच्चे जो प्रेजेंटेशन किसी भी उस पर हो सकती है, आप बच्चों को जब क्लास के सामने बुला लेते हैं कि ये चीज बताएं तो ये प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। डिबेट ये होता है कि आप उसमें ग्रुप बना लेते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आपका ये टॉपिक है कोई भी, या फॉर एग्जांपल सिंपल टॉपिक पे डिबेट है तो एक ग्रुप जो है वो उसके अगेंस्ट बोल रहा होता है और एक जो ग्रुप है वो उसके फेवर में बोल रहा होता है। तो इन दिस वे यू जनरेट एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के बेस पे जो लर्निंग हो रही होती है वो डेफिनेटली एक्टिव होती है, ठीक है जी। थर्ड जो हमारा है दैट इज कॉल्ड द जिग्सा, ठीक है। जिग्सा
एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कड़ियां मिलाते हैं, ठीक है, जिसमें आप जिस तरह पजल्स होती है ना उसको आप मिलाते हैं। तो प्राइमरीली इसके ऊपर एक पूरी वेबसाइट भी है, उसको भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपको उसकी आवाज ना भी आए तो आप जज कर सकते हैं कि हम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको कुछ न कुछ समझ आ गया होगा। तो मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी के थ्रू ये समझा देता हूँ कि एक दफा हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे एक स्टोरी का, ठीक है, जैसे कि उसमें फॉर एग्जांपल 5 से 6 पैराग्राफ थे। तो अब उसको टाइम हमारे पास था, लेकिन बट इसको हमने जिक्सा के थ्रू करना था। तो जिक्सा के थ्रू हमने करने के लिए क्या किया कि हमने 5 ही ग्रुप बना लिए हैं, ठीक है। जो 5 ग्रुप हमने बनाए, हर ग्रुप में हमारे पास 5-5 बच्चे थे और उस टेक्स्ट के 5 पैराग्राफ थे। तो हमने यूं किया कि वो 5 पैराग्राफ जो थे उनको अलग अलग प्रिंट किया, ठीक है, और वो पैराग्राफ हमने हर ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 5 बच्चे हैं, 5 पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे, 5 पैराग्राफ्स। और हमने ये 5 ग्रुप में सारे के सारे तकसीम कर दिए, ठीक है, और उनको कहा कि ओके यू हैव 3 to 5 minutes, रीड योर पैराग्राफ, जो आपको दिया है साइलेंटली इसको रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें। जब वो बच्चों ने पढ़ लिया तो फिर हमने क्या किया कि हमने उनमें से जो जो बच्चे पैराग्राफ 1 पढ़ रहे थे उनको इकट्ठा किया। इसका मतलब है हमने एक्सपर्ट ग्रुप बना लिए। अब हमारे पास 5 ग्रुप नए बन गए और हर ग्रुप के पास एक ही पैराग्राफ था। एक ग्रुप के पास पैराग्राफ नंबर 1, सेकंड ग्रुप के पास 2, थर्ड ग्रुप के पास 3 और फोर्थ ग्रुप के पास 4 और फिफ्थ ग्रुप के पास हमारे पास 5th जो पैराग्राफ था वो हमने दे दिया। अब ये एक्सपर्ट ग्रुप बन गए। इनको हमने कहा कि आपस में डिस्कस करें इस पैराग्राफ को, सबके पास जो एक है, और इसको समझे, इसमें से क्वेश्चन करें एक दूसरे को, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर करें जितना भी आप इसको कर सकते हैं, मीनिंग के हिसाब से, सेंटेंसेस के हिसाब से, इसमें नाउन्स कितने हैं, ये चीजें, सारी चीजें, ठीक है। जब वो बच्चों ने कर लिया, सारी चीजें उसको एक्सप्लोर कर ली, एंड देन वी आस्क तीसरे उस पे कि आप वापस अपने अपने ग्रुप में आ जाएं जो आपका प्राइमरीली हमने बनाया था फर्स्ट। तो जब वो आ गए, अब फिर एक ग्रुप में हमारे पास 5 डिफरेंट बच्चे जो स्टार्ट में मिले थे पैराग्राफ 1 2 3 4 5 के साथ, ठीक है। अब उन्होंने पैराग्राफ 1 से स्टार्ट किया। जो 1 का एक्सपर्ट था उसने अपना पैराग्राफ 1 एक्सप्लेन किया, 2 ने 2 किया, इस तरह 3 4 5। अब पहले बच्चे ने सिर्फ एक दफा एक पैराग्राफ पढ़ा था, अब 5 बच्चों ने 5 पैराग्राफ पढ़ लिए। क्योंकि हर बच्चा अपने पैराग्राफ का एक्सपर्ट बन चुका था, तो हमने 5 ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली 5 के 5 पैराग्राफ क्लियर कर लिए, ठीक है, उनको लर्निंग हो गई। मीनवाइल जो थोड़ी बहुत कमी बेशी थी वो हम टीचर जो थे हम उसको कवर कर रहे थे कि यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग ये है या इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो जब हमने पजल्स को इकट्ठा मिलाया तो हमारी पूरी एक स्टोरी बन गई। अर्लियर ये था कि बच्चे को स्टोरी क्लियर नहीं थी, पैराग्राफ तो क्लियर था लेकिन उसको स्टोरी का नहीं पता था कि स्टोरी असल में क्या है। तो जब ये कड़ियां आपस में मिली तो एक होलिस्टिक एक पिक्चर आपके सामने आ गई स्टोरी की। सो दैट इज कॉल्ड द जिग्सा मैथड। इसी तरह आप जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी एक सोशल लर्निंग की एक मिसाल है कि बच्चों को आप कोई टास्क देते हैं तो उसमें वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए उस टास्क की डिफरेंट पार्ट्स बना के तो उसको सॉल्व करते हैं। दैट इज कोऑपरेशन। किसी भी उस पे हो सकती है जब आप एक से ज्यादा बच्चों को टास्क देते हैं। इसी तरह लर्निंग गेम्स हैं। लर्निंग गेम्स जैसे अभी एक मैडम ने सवाल किया था किसी भी उसमें, तो बहुत सारे गेम्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप क्लासरूम में भी गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो गेम्स बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती हैं और इससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक एक्टिव लर्निंग की स्ट्रैटेजी है।
Then comes the field experiences or experiential learning, हम इसको कह सकते हैं, where the kids they actually experience the thing, ठीक है, जो आप उनको पढ़ा रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल एक सोशल साइंसेज में आप पढ़ रहे हैं, मॉस्क पढ़ रहे हैं, या आप उसमें मार्केट पढ़ रहे हैं, या उसमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग पढ़ रहे हैं, या इस तरह कोई भी चीज है, तो आप अपने बच्चों को उस जगह पे ले जाते हैं कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है. अगर वो डिस्पेंसरी है तो यहाँ पे काम कैसे होता है, अगर ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे काम कैसे हो सकता है, या ये आपकी कोई फॉर एग्जांपल डिप्लोमा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, सिविल है, आप उनको उन जगहों पे ले जाते हैं. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग, जो बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग, जहां बच्चे जो हैं उस फील्ड की ही एक्सपीरियंस खुद ले लेते हैं. देन कम्स द केस स्टडीज. केस स्टडीज के बारे में फॉर एग्जांपल आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, कोई भी एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई ऐसा आप एक क्वेश्चन बच्चों को देते हैं, या ऐसी कोई इवेंट उनको देते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो अब हमने बच्चों को सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही कोई इवेंट उठा के हम उनको देते हैं कि इस केस को आप स्टडी करें कि ये जो इवेंट हुआ था इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या प्रॉब्लम थे इसके पीछे, और उसके बाद क्या हुआ था, रिजल्ट क्या आए थे. तो इस केस को वो लेके स्टडी करते हैं और उससे वो अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. देन कम्स द इंक्वायरी या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. इंक्वायरी में बेसिकली क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है. आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब उसकी नेक्स्ट स्टेज पे एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है. फॉर एग्जांपल कि कोई हीर रांझा की कहानी आपने उसको पढ़ा दी है, ठीक है जी, तो हीर रांझा की कहानी में क्या था, अगर वो कहानी में ये मोड़ ना आता, ये आ जाता, तो क्या हो जाता, इसके बारे में क्या आप, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते, ठीक है. या कोई आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, दो आप उसमें जो सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आप इस तरह का फिजिक्स का प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप वो बच्चों को देते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, एक क्वेश्चन बनाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है जी. अगर इसमें मैंने स्टेप्स की वो दी हूं तो ये जी, तो इसकी बेसिकली 5 स्टेप्स हैं. पहली बात यह है कि ओरिएंटेशन का स्टेप है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन क्या है, ठीक है. फिर कंसेप्चुअलाइजेशन है. अब बच्चे जो हैं वो उस चीज को रिसर्च क्वेश्चन में डालते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम के साथ हमने एक्सप्लोर क्या करना है, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, जैसे आप रिसर्च में करते हैं, ठीक है जी. द थर्ड इज इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन. उस प्रॉब्लम के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में पहले क्या लिखा गया है, पहले कितनी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, किसने क्या कहा है, क्या एविडेंस है आपके पास, डेटा आपके पास क्या अवेलेबल है, उसको आप एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. देन यू कम टू द फोर्थ step, that is conclusion, where you analyze the evidence available with you and then making up your mind कि आप उसकी रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा बेस्ड ऑन दैट, जो आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ है, जो आपके पास एविडेंस आया है. एंड देन कम्स द डिस्कशन where you explore the implication of your new knowledge, कि जो आपने एक्सप्लोर किया है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है. सो ये सारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का अगर आप प्लान करते हैं, डेफिनेटली इट्स टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये कि आप जब इसको करते हैं तो बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं, ठीक है जी. सेम क्लास डिस्कशन, जैसे मैम ने भी अपनी बात की, तो क्लास डिस्कशन किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पीएसएल मैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन आप जनरेट कर सकते हैं. जैसे भी हमारा ये 10th मई का इवेंट हुआ है, इसके बारे में आप डिस्कशन जनरेट, सो होल क्लास कैन डिस्कस. बहुत सारे लोग कहते हैं कि होल क्लास डिस्कशन जो है ये एक्टिव लर्निंग कैसे नहीं है. सबसे बड़ी डिस्कशन जो, सबसे बड़ी एक्टिव लर्निंग तो ये है कि जब सारे लोग एक्टिव हो के उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, ठीक है. देन कम्स द पेयर असेसमेंट. पेयर असेसमेंट ये है कि पेयर टीचिंग भी आप कर सकते हैं बच्चों को कि ये चीज अपने दोस्त को समझाएं, देखें उसको क्या पॉइंट क्लियर होते हैं, क्या पॉइंट उसको क्लियर नहीं होते हैं. और फिर आप फॉर एग्जांपल जब बच्चों से क्विज लेते हैं तो वो आप बच्चों के क्विज बच्चों से ही असेस करा सकते हैं, ठीक है. इसमें उनको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, मैंने जो असाइनमेंट की थी उसमें तो मैंने ये चीज नहीं की थी, जो मैंने फ्रेंड की उसमें असाइनमेंट नहीं देखी. तो अब उस बच्चे का मजीद लर्निंग का जो लेवल है वो बढ़ जाता है जब वो अपने फ्रेंड्स की जो असाइनमेंट है उसको देख लेता है. इस तरह आप और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको आप जनरेट भी कर सकते हैं और उनको आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑल्दो द टॉपिक इज सो लॉन्ग अगेन, बट क्योंकि हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, आई विल स्टॉप हियर एंड देन आई विल इनवाइट एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू. मैम अलीना, इफ यू कुड प्लीज मॉडरेट द क्वेश्चंस अगर किसी के हैं. मैम रुबीना एंड मदीहा, दे हैव रोज their hands, so please sir, my name is Madiha. Actually I have already spoken. I'm going to just put my hand down और बस मैं तारीफ करना चाहूंगी कि it is a wonderful
फुल सेशन और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे सारे चीजें कवर की और Thank you. Thank for the attendees or for new teachers do research about the given strategies. It is actually going to be helpful in your teaching and learning और ये सारे जो चीजें हैं ये आपकी टीचिंग को मुश्किल नहीं बनाती हैं, इनफैक्ट ये आपकी टीचिंग को Easy. आसान बनाती हैं और Exactly. बिल्कुल Exactly. Thank you, madam. और Thank you so much. ये और जो है इससे बच्चों की मेटाकॉग्निशन जो है वो स्किल्स डेवलप होंगी और एक चीज बस एंड में ये कि हम बच्चों को या बड़ों को डील करते हैं जब क्लासरूम में क्लासरूम एथिक्स और थोड़े से रूल्स बच्चों को जरूर रिवाइज कराएं कि जब हम पेयर असेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप ये पेयर रिव्यू की बात एक वेलबींग और एम्पैथी की बात है ना, ये जरूर बताएं कि हमें पॉजिटिव फीडबैक देना है, हमें मजाक नहीं उड़ाना है, गलती को ठीक करना है, फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो जब हम एज अ रोल मॉडल ऐसा करेंगे तो बच्चे भी इंशाल्लाह उस चीज को फॉलो करेंगे। जैसे हम बच्चों की गलतियों को स्ट्रेट अवे वी हैव टू डिफरेंट स्ट्रैटेजी भाई what do you think what could be the other answer और उसी को डिस्कशन में ऐसे गैर महसूस तरीके से करेक्शन करवा दे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो। वंडरफुल वंडरफुल एग्जैक्टली ये बात है कि आपने अगर क्लासरूम का कल्चर चेंज करना है ना तो उस पे अपने लर्नर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे जो टीचर्स ट्रेनिंग हम करवा रहे होते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि सर इस तरह तो ये नहीं हो सकता और ये बच्चे जो हैं उनको कैसे हम समझाएंगे और ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे टीचर्स जो हैं उनको चाहिए कि अगर आपने बच्चों को एक नई एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है तो उस एक्टिविटी में पहले अपने बच्चों को ट्रेन करना है एंड इट नीड्स टाइम, इट नीड्स पेशेंट। कोई भी चीज पहली दफा में नहीं हो जाती। अगर आपने जिक्सा कराना है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पहली एफर्ट में ही जिक्सा का जो एक्टिविटी है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट नीड्स टाइम। ठीक है, और फिर हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि सर अगर हम इन एक्टिविटीज पे गौर करें, इन पे अगर फोकस करें तो हम तो सिलेबस में पीछे रह जाते हैं, जो कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, करिकुलम वो मीट नहीं कर पाते, वो जो अपने गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते, जो करिकुलम की आपकी स्टैंडर्ड्स हैं, जो अपने कंटेंट कवर करना है, ठीक है, एसएलओज आपने कवर करने वो नहीं कवर हो पाते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। पीयर असेसमेंट अगर आपने बच्चों से करानी है तो बहुत ही एक्टिव एक्टिविटी है, एएफएल की एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि पीयर असेसमेंट से पहले बच्चों को आपने पीयर असेसमेंट सिखानी भी है कि बेटा पीयर असेसमेंट करते हुए आपने एक दूसरे से बदले नहीं लेने, आपने बच्चों को ये सिखाना है कि फीडबैक कैसे देते हैं और टीचर्स को खुद भी फीडबैक देनी चाहिए। इस पे हम अलग से सेशन लेते हैं कि फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत दफा हम ये होता है कि टास्क ओरिएंटेड फीडबैक के बजाय हम ईगो फोकस्ड फीडबैक देने पे चले जाते हैं, जो कि इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव वो मजीद डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो आपने अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज करना है उसके लिए आपने अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है, आपने खुद को भी ट्रेन करना है, और जरूरी नहीं है कि ये ओवर द नाइट हो जाएगा, ये एक ही हफ्ते में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आई ट्राई टू गाइड माई एवन की जो कैम्ब्रिज के भी टीचर्स मेरे साथ रहे हैं तो उनको भी मैं ये कह रहा था कि आप एक हफ्ते में एक स्ट्रैटेजी पे गौर करें, उस स्ट्रैटेजी को 2-3 दफा मल्टीपली आप उसको अप्लाई करें, कंडक्ट करें और फिर रिफ्लेक्शन करें, नोट करें कि कौन सी चीज व्हाट वेंट वेल, ठीक है, या उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो कमी बेशी रहेगी, एंड दैट यू वुड बी कवरिंग द अदर टाइम। तो इस तरह जब आप करेंगे ना, आप कंटिन्यूसली, जिसको हम कहते हैं बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, once you will become reflective practitioner तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग का है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? I just really appreciate the way you have conducted the session. You can easily become your class, become an active listener. The only way that you follow the simple formula that I used to be in my class, that is called ARA. A stands for acknowledge, R for respect, and A for appreciation. Once you start in the classroom environment, the student will become active listener. This is my concluding remarks for you. Thank you. Grateful, Sir Suhail. Thank you so much. I'm honored. Do we have any other question, or I will be sharing the links for the videos with Miss Alina. जी. अस्सलाम वालेकुम. जी. वालेकुम सलाम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी नवीद साहब प्लीज. नवीद बात कर रहा हूँ साहिवाल से. तो सर इस तरह है कि सबसे पहले तो ये है कि मैं माजरत के साथ कि मैं सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनको ये कहूँगा कि आप लोग ना जो ट्रेनर हैं
तो ये किसी तारीफ के मुख्ताज नहीं होते। तो इस तरह तो ये टाइम वेस्टिंग वाली बात है ना कि आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया सारा, तो आप जी जी लोगों को बिल्कुल, तो नहीं ठीक इसकी ठीक है, जरूरत। तो प्रोडक्टिव होनी सही, चाहिए। दूसरा ये है कि इधर हर जो बंदा है ना, लैंग्वेज के हवाले से पहले भी बात हो रही थी, तो इधर ज्यादातर सिंपल जो है ना लैंग्वेज वो यूज होनी चाहिए। तो ये हमारा ये अलमिया है कि हम थोड़ा सा ना बनते हैं क्या सारा इंग्लिश में, सारे लोग ही समझ ठीक लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो एक ये हाँ है। बिल्कुल ठीक है, बाकी सर बाकी जो है ना वो जो पेडागोजी के वाले से या सारा वो तो हुआ ना, तो जो बिहेवियर करेक्टर या ये कह लें कि एटीट्यूड, तो उसके हवाले से ना जो बातें हुई है ना, तो वो इस तरह इतनी सिंपल होती नहीं है, इस तरह होता है। तो मैं तो जी आपने कह एक रहे तो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, क्रिटिकल जी थिंकिंग, जी मोटिवेशनल थीरीज, ठीक है, जी और मॉडल्स अप्रोचेस, सारी ये जो है ना ये होनी चाहिए ना पीछे। ये इस तरह के फिर जी क्वेश्चन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो है ना वो आप प्लीज ना ये शेयर कर दीजिएगा मोटिवेशनल थीरीज, उनके नाम, जी, अगर आपके पास कोई बुक है, और बाकी ठीक है, जो यानी मॉडल्स सारे तो मेरे पास तो हैं सर। तो ठीक है, बहरहाल आप प्लीज, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा आपके पास ज़हीरा है ना, तो ये प्लीज कर दीजिएगा ना, कोई बुक्स जी रिकमेंड कर ठीक है, दीजिएगा इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक, तो थैंक बिल्कुल यू। ठीक है। नवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बहुत अच्छा लगा। वाकई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये जो हम लैंग्वेज भी यूज करते हैं डेफिनेटली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास ऑडियंस होती है ना हेट्रोजीनियस, मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म का मतलब मेरा मुराद ये है कि कुछ लोग इंग्लिश के बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग प्योरली उर्दू के बैकग्राउंड से हैं, कुछ मेरी तरह देहातू पेंडू पैकड़ आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। जब मेरे लाइव सेशन होते हैं तो उसमें मैं इवन के पंजाबी बड़ा फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, सराइकी बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, पश्तो बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, ठीक है, जो मुझे मैं पर्शियन आप आती है मैं वो भी बोल सर रहा होता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके एंड से नहीं मैं बात कर रहा, आपकी नहीं बात हो रही, जी जी, हमारी तरह मैं सबकी अपनी सबकी, पार्टी ठीक है। नहीं नहीं वरना हम तो नहीं खुद सबकी पेंडू बात लोग हैं, और मैं कायदे आजम है, आई लव टू, अकेडमी फॉर एजुकेशन वाल में ट्रेनर हूँ, तो ये हमारा बहुत माशाल्लाह तजर्बा है, माशाल्लाह, हमारे पास भी हर किस्म के जबरदस्त, बंदे आते हैं। तो ऐसे ये ऐसे ही सारा असल कुछ जो है मकसद ना तो वो यही होता लर्निंग है के जी, लिए था, और कोई मकसद नहीं था। एग्जैक्टली, थैंक बहुत जबरदस्त सर। द थिंग इज बीइंग अ ट्रेनर, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि भाई आप लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे सेशंस में नो माशाल्लाह नो मोर देन नो 30 इयर्स के 30 इयर्स नहीं के ये लोग नहीं। भी एक्सपीरियंस होते हैं ना। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों का जो एफर्ट्स हैं उनकी जो है उनको एक्नॉलेज करें, उनकी अप्रिशिएट करें। जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा ना कि तारीफ करने में ना हम थोड़े से वैसे कंजूस हैं, हमें तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी बात हो कि बस समझ आए जो मकसद है ना, जो मकसद है समझाना या मकसद है किसी चीज को हासिल करना, वो हो जाए। अब वो चाहे वो अंग्रेजी के थ्रू हो, पर्शियन के थ्रू हो, पश्तो के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो जाए, ठीक है। बट द थिंग इज कि एक्नॉलेजमेंट जरूरी है लोगों के एफर्ट्स की, और खासकर मैं आप सब लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा मुझे सुना, इतनी तो आपकी बेगम आपको नहीं सुनती, आपको पता है सर। ठीक है, अच्छा तो एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले गया हूँ, तो प्लीज ना एक ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट इसके बारे में ना अगर जी कोई बात बाद में टाइम मिला या इस तरह भी कोई ना इधर इंशाल्लाह, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल ना, ठीक, बहुत जरूरी है ये। बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी है सर। थैंक यू अप्रोच की थैंक जो आपने बात की है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह वी विल डू दिस, इंशाल्लाह। ग्रोथ जी, एनी माइंडसेट। अदर, जी, थैंक एनी यू अदर, सर। मोस्ट वेलकम सर। Any other participants, if you would like to ask, or we can hand it back to Miss Alina. I think there are no more questions. At the end, I would like to thank you all. बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, आप लोगों ने इतना गौर से सुना, एक्टिव होकर सुना, और बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े लोग, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स इस सेशन में अवेलेबल थे। आई एम रियली ग्रेटफुल, और मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं वो थ्रू मिस अलीना के जो भी मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मजीद भी अगर कोई मेरे लायक है किसी किस्म की, तो आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।